नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के यह वीडियो प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृत के महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातात्विक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से है। इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न रखे हुए हैं वह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट हिस्ट्री परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए, उनमें से सही विकल्प का चयन करना। तो विकल्प ए है, बादामी चट्टान शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि चालुक्यों के कुल देवता विष्णु थे। बिल्कुल सही है। बादामी चट्टान शिलालेख जो है, इससे जानकारी प्राप्त होती है कि चालुक्य वंश के कुल देवता कौन थे? भगवान विष्णु थे। बेसिकली जो आपका बादामी चट्टान अभिलेख है, यह चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम का है। चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम, चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम का है, जिसपे शक संवत 465 की तिथि अंकित है। शक संवत 465, इसमें आप 78 जोड़ देंगे तो 543 आएगा। ठीक है। और कन्नड़ भाषा में लिखित यह पहला अभिलेख माना जाता है। कन्नड़ भाषा में लिखित यह पहला अभिलेख है। और तो इसमें जानकारी प्राप्त होती है कि चालुक्यों को कुल देवता भगवान विष्णु थे। विकल्प भी है, चालुक्यों के अधिकांश लेख भगवान विष्णु को वराह के होना चाहिए था। भगवान विष्णु के वराह रूप की आराधना से प्रारंभ होते हैं। बिल्कुल सही है कि जो चालुक्य वंश के अभिलेख हैं, तो उनमें अधिकांश अभिलेखों का जो प्रारंभ होता है वह भगवान विष्णु के जो वराह अवतार है, तो भगवान विष्णु के वराह अवतार की आराधना से प्रारंभ होता है। और जो गुप्त काल है, सबसे प्रचलित अवतार भगवान विष्णु का जो है गुप्त काल में वराह रूप ही था। ये भी हमारा सही है। विकल्प सी है, सियोदानी अभिलेख। सियोदानी अभिलेख का संबंध गुर्जर प्रतिहार शासक देवपाल से है, जो कि ग्वालियर से प्राप्त हुआ है। यह भी हमारा सही आंसर है। सियोदानी अभिलेख का संबंध किससे है? यह गुर्जर प्रतिहार से है। किस वंश से? गुर्जर प्रतिहार से। किस शासक? देवपाल से संबंधित है। और कहाँ से प्राप्त हुआ? ग्वालियर से प्राप्त हुआ। यह भी हमारा सही है। और प्रश्न कहीं पूछा गया था कि इसका प्रकाशन सियोदोनी अभिलेख या सियोदानी अभिलेख का प्रकाशन किसने किया था? तो एफ कीलहार ने किया था। एफ कीलहार ने 1892 में। कब? 1892 में जो है सियोदानी अभिलेख का प्रकाशन किया था। और इस पे जो विक्रम संवत 963 की तिथि अंकित है। विक्रम संवत 963, विक्रम संवत 963 की तिथि अंकित है। और यह लेख जो है एक शुल्क होता, मंडपिका शुल्क। मंडपिका शुल्क का उल्लेख भी इसमें मिलता है, जो कि एक चुंगी कर, जिस प्रकार से एक चुंगी कर होता है, तो चुंगी कर का इसमें मतलब चुंगी कर के रूप में मंडपिका का उल्लेख मिलता है। तो विकल्प ए बी सी तीनों सही है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस अभिलेख में युद्ध में जहाजों के प्रयोग की सूचना प्राप्त होती है? युद्ध में जहाजों के प्रयोग की सूचना हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सांची से नहीं होती, हरास नहीं होती, ग्वालियर से नहीं होती। हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से युद्ध में जहाजों के प्रयोग की सूचना प्राप्त होती है, का साक्ष्य प्राप्त होता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मित्रों, बताना चाहूँगा कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित मैंने कई वीडियो पूर्व में बनाई है, एक बार आप जरूर वहां जाके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बादामी चट्टान शिलालेख के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे विकल्प ये है, यह लेख चालुक्य शासक पुलकेशिन
प्रथम का है, जिसकी तिथि शक संवत 465, बिल्कुल सही। भी ऊपर मैंने आपको बताया है कि जो आपका बादामी चट्टान शिलालेख है वह चालुक्य शासन पुलकेशिन से संबंधित, यहाँ पुलकेशिन होना चाहिए था, पुलकेशिन से संबंधित है, जिसकी तिथि कितनी है, शक संवत 465। विकल्प बी है, अभिलेख कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है, यह भी हमारा सही है। तो ए और बी दोनों सही है, तो विकल्प डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निग्रंथ यापनी कुचक्र एवं श्वेतपत्र आदि संप्रदायों का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में मिलता है? देखिए, तो निग्रंथ, यापनी, कुचक्र और श्वेतपत्र, ये अभी आपके जो संप्रदाय हैं जैन धर्म से संबंधित है, और इनका अभिलेख जो है, इनका जो है साक्ष्य जो है कदम्ब अभिलेखों में प्राप्त होता है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने अपने लेखों में तेलुगु भाषा का प्रयोग किया? तो अपने लेखों में तेलुगु भाषा का प्रयोग करने वाले जो शासक हैं वो आपके पूर्वी चालुक्य शासक हैं। कौन है? पूर्वी चालुक्य शासकों ने सबसे पहले जो है अपने लेखों में जो है तेलुगु भाषा का प्रयोग किया है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने राजकीय अभिलेखों को आरंभ करने में ऐतिहासिक भूमिका प्रकथन प्रथा चलाई? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने राजकीय अभिलेखों को आरंभ करने में ऐतिहासिक भूमिका या प्रकथन की प्रथा आरंभ की थी। विकल्प हमारा सही आंसर है। मैं तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले की कई वीडियो में राजेंद्र प्रथम के ऊपर जो है काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। आप वहाँ पे इसको थोड़ा सा ज़रूर डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ जब मैं बताया हूँ उसके बाहर से आने वाला कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। तो विकल्प ए है, दंडनायक एवं महादंडनायक जैसे अधिकारियों का उल्लेख सर्वप्रथम कुषाण लेखों में प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है। सबसे पहले जो कुषाण लेखों में दंडनायक और महादंडनायक जैसे अधिकारियों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। विकल्प बी है, सर्वप्रथम यशोवर्मन के मंदसौर अभिलेख में सिंचाई के साधन के, यहाँ पे होना चाहिए था के रूप में रहट या अर्घट का उल्लेख मिलता है। यह भी हमारा सही आंसर है। सबसे पहले जो है जो यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख के विषय मैंने कई बार आपको बताया, दो व्यक्तियों से संबंधित है, एक यशोवर्मा का है और दूसरा आपका कुमारगुप्त का है। तो यशोवर्मा के मंदसौर अभिलेख के लेखक वासुल है और कुमारगुप्त के वत्सभट्टी हैं। तो सबसे पहले जो है रहट या अर्घट शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? मंदसौर अभिलेख में हुआ है। और अगर आप साहित्य में देखेंगे तो हाल का जो है सातवाहन शासक हाल का गाथा सप्तशती है, गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती में इसका उल्लेख मिलता है। तो आपका बी भी सही है। विकल्प सी है, सर्वप्रथम वैन्यगुप्त के गुणेधर अभिलेख में महासामंत एवं सामंत शब्द का उल्लेख मिलता है। यह भी हमारा सही है। सबसे पहले जो है महासामंत और सामंत शब्द का उल्लेख जो है वैन्यगुप्त, उत्तर गुप्त वंशी शासक था यह, वैन्यगुप्त के गुणेधर अभिलेख में मिला है। यह भी हमारा सही है। तो प्रयोग से भी विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम तुरुस्क दंडकर एवं जलकर का उल्लेख मिलता। तो तुरुस्क दंडकर जो है किसके ऊपर? मुसलमानों के ऊपर या अरबों के ऊपर लगाया जाने वाला कर था, और जलकर भी जो है गाहड़वाल शासकों के द्वारा लगाया जाता था। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। मुख्य रूप से यह जो गोविंद चंद गाहड़वाल के द्वारा जो लगाया गया था एक कर। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन लेखों में वर्णित गुप्त वंशावली में किस शासक का नाम नहीं प्राप्त होता है? तो देखिए, जो गुप्त वंशावली है उसमें रामगुप्त और स्कंदगुप्त का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस चोल कालीन अभिलेख से सूचना प्राप्त होती है कि राजा धीराज प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो राजा धीराज प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है मणिमंगलम अभिलेख से प्राप्त होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण अभिलेख है और इसमें जो है 7वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 14वीं शताब्दी ईस्वी तक की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। चोल, पल्लव, चालुक्य आदि के विषय में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। मणिमंगलम अभिलेख जो है बेसिकली पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा जो है पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के पराजय की चर्चा करता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया? तो अभिलेखों के आधार पर सातवाहन वंश का पूरा इतिहास लिखा गया, विकल्प ए हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक के अभिलेख से सूचना प्राप्त होती है कि किसानों ने करों की अधिकता के कारण कृषि को त्याग दिया था? तो किसानों ने करों की अधिकता के कारण कृषि कार्य को त्याग दिया था, इसकी जानकारी हमें राजराज तृतीय के अभिलेखों से प्राप्त होती है, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर की दीवार पर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के सूत्र एवं 108 नृत्य भंगिमा वाली प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं? तो नाट्य शास्त्र के सूत्र और 108 नृत्य भंगिमा वाली प्रतिमाओं का उत्कीर्ण बेसिकली जो कहाँ पे है आपके, इसमें प्रश्नगत में जो है चिदंबरम के नटराज मंदिर में, विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख को संगीत अभिलेख कहा जाता है? तो संगीत अभिलेख जो है कुडमीमलई अभिलेख को कहा जाता है, विकल्प भी हमारा सही है, जो कि तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक के रूप में जेम्स प्रिंसप को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जेम्स प्रिंसप को जाना जाता है, विकल्प भी हमारा सही आंसर है। भारतीय मुद्रा तत्व को या मुद्रा व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है अगर पूछा जाए तो कनिंघम को है, और मुद्रा शास्त्र का, भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक जेम्स प्रिंसप को माना जाता है, और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय कनिंघम को माना जाता है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि भारतीय मुद्रा तत्व को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? तो कनिंघम को है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, विकल्प भी हमारा सही है। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। और एक शब्द और आता है मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी शब्द। तो मेट्रोलॉजी शब्द जो किसके लिए यूज किया जाता है? मेट्रोलॉजी शब्द जो है आपका जो सिक्के होते हैं तो उनके आकार और भार का अध्ययन करने, मतलब उनके माप पद्धति का जो अध्ययन किया जाता है उसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आहत मुद्राओं के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो विकल्प ए है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम सिक्के हैं, बिल्कुल सही। आहत मुद्राएं भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम सिक्के हैं, जिनका समय 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। विकल्प भी है, आहत सिक्कों को साहित्य में कारशार्पण, पुराण, धरण और शतमान आदि नामों से जाना जाता है, यह विकल्प भी हमारा सही है। आहत सिक्कों को साहित्य में कारशार्पण कहा जाता है, पुराण कहा जाता है, धरण कहा जाता है, शतमान कहा जाता है। विकल्प सी है, आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी निर्मित है, साथ ही साथ कुछ ताम्र निर्मित भी हैं, यह भी हमारा सही है। अधिकांशतः जो है सर्वाधिक जो आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं वह चांदी निर्मित हैं, लेकिन कुछ सिक्के जो है ताम्र निर्मित भी प्राप्त हुए हैं। क्लियर? तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्का कहा? तो आहत सिक्कों को सबसे पहले जो है पंचमार्क सिक्का किसने कहा है? ये जेम्स प्रिंसप ने कहा। किसने कहा पंचमार्क है? जेम्स प्रिंसप ने ही कहा है, तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम आहत सिक्कों को आहत कहा? तो आहत सिक्का का जो आहत नाम पड़ा है वो किसने कहा? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पंचमार्क किसने कहा? जेम्स प्रिंसप ने कहा है, और आहत किसने कहा है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है। और अगला प्रश्न है, आहत मुद्राओं की देखिए सबसे बड़ी निधि कहां से प्राप्त हुई? तो देखिए यहाँ पे आहत मुद्राओं की सबसे बड़ी निधि पूछ रहा, तो सबसे बड़ी निधि आहत मुद्राओं की कहां से प्राप्त हुई है? आंध्र प्रदेश के अमरावती से प्राप्त हुई। आंध्र प्रदेश के अमरावती से प्राप्त हुई है, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगर ये पूछा जाए कि जो है आहत मुद्राओं की सर्वप्रथम प्राप्ति कहाँ से हुई, तो सबसे पहले जो इसकी प्राप्ति कोयम्बटूर से हुई थी। यहाँ पे दिया है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पे है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, और सबसे पहले 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी में कर्नल कोल्डवेल ने सबसे पहले 1800 ईस्वी में तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आहत मुद्रा
प्राप्त किया था। तो पहली प्राप्ति कर्नल कोल्डवेल को प्राप्त हुई तो कोयम्बटूर से। लेकिन एक और यह मानना है डॉक्टर पीएल गुप्ता का, यह भी पूछा जा सकता किसके अनुसार, तो डॉक्टर पीएल गुप्ता या परमेश्वरी लाल गुप्ता, परमेश्वरी लाल गुप्ता के अनुसार है। ठीक है। और एक और विद्वान है आपके हैं राधा कुमुद बनर्जी, डॉक्टर राधा कुमुद बनर्जी। तो डॉक्टर राधा कुमुद बनर्जी ने कहा है कि आहत मुद्राओं की जो सबसे पहली प्राप्ति जो है गोलकपुर से हुई है। कहाँ से? गोलकपुर। गोलकपुर कहाँ पे है? पटना में है, पाटलिपुत्र में है। और तो हाँ, गोलकपुर हो गया। ठीक है। तो अगर राधा कुमुद मुखर्जी पूछा जाएगा तो गोलकपुर, और परमेश्वरी लाल गुप्ता पूछा जाएगा तो कोयम्बटूर। तो गोलकपुर कहाँ पे है? गोलकपुर आपका पाटलिपुत्र में है, कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत के महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की थी। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ अपने सुझावों से भी हमें लाभान्वित कीजिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।